हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। नीव इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अनिल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस कोविड-19 के समय में बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज के इस सेशन में हम इंडियन पॉलिटी के पार्ट नंबर 6 को कवर करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा प्रीएम्बल या फिर प्रस्तावना। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये जो टॉपिक रहता है वो उनको दिक्कत देता ही देता है। इस पूरी दिक्कत को आज जड़ से खत्म करेंगे, क्लियर है, और देखेंगे एग्जामिनर लगातार इससे कैसे क्वेश्चन पूछता है। मैं बोलता हूं इतना सा जो आपके पास मैंने यहां पे चीजें लिखी है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग 2 नंबर तो आपको लेके चलेगा। ये 2 क्वेश्चन तो इसमें से पूछे जाते ही जाते हैं। तो चलो इस टॉपिक को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। देखो जी, प्रस्तावना समझो इस चीज को है क्या। ये प्रस्तावना है क्या? बोला जाता है कि जो संविधान है ना, संविधान का परिचय या कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंट्रोडक्शन है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। बात क्लियर है? अब आ जाओ अपने प्रीवियस क्लासेस के ऊपर। प्रीवियस क्लासेस में हम लगातार एक टर्म या एक वर्ड सुनते आ रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान। अब तो सबको समझ आ चुका है ना संविधान क्या है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें सरकार के लिए गाइडलाइंस दी गई हैं कि जब वो यहाँ पे 5 साल के लिए आएगी तो उसको किस तरह से यहाँ पे काम करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कोई भी यहाँ से एक नॉर्मल सी बुक उठा लेता हूँ। ये कोई नोटबुक है। अब इस नोटबुक के अंदर जो चीज़ें लिखी गई हैं वो क्या हैं? रूल्स रेगुलेशंस। किस चीज़ के लिए? गवर्नमेंट के लिए, या गाइडलाइंस उनके लिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसका फर्स्ट पेज ओपन करता हूँ। जैसे ही फर्स्ट पेज में इसका ओपन करता हूँ तो उसके ऊपर आपके पास क्या लिखा होता है? प्रस्तावना या फिर प्रीएम्बल। बात क्लियर है? अब ये जो प्रीएम्बल है ना, प्रीएम्बल हमें क्या बता रही है कि आगे जो आपके पास संविधान है ना, उसका उद्देश्य क्या है। क्लियर है? ये संविधान है क्या, और उसकी जो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है वो ही हमें ये चीज़ समझाती है। तो सिंपल से शब्दों में आपको समझ आ रही है ना कि जो हमारी संविधान है, संविधान की पत्रिका का पहला पेज क्या कहलाता है? प्रस्तावना, जो कि एक इंट्रोडक्शन, एक परिचय करवाता है हमारा किससे? संविधान से। क्लियर है? अब देखें जी, हमारा जो टॉपिक है वो किस तरह से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलो जी कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन तो बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि प्रस्तावना हमने कौन सी कंट्री से अडॉप्ट करी है, या कौन सी कंट्री से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल या प्रस्तावना को यहाँ पे ऐड करा है। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो क्या है? अमेरिका। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं गई तो आपने परेशान नहीं होना है कि मैंने क्या बोल दिया, ऐड करी गई है ना। आपको ये चीज़ समझ आएगी आगे के लेक्चर्स में। जब हम सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तब आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। क्लियर है? हाँ, तो इतनी चीज़ अभी के लिए रहने दो। बस इतना सा सुन लो जो मैंने आपको ये यहाँ पे बोला कि अमेरिका से हमने प्रस्तावना को लिया है। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। देखो जी, हमारी जो प्रस्तावना है वो किस तरह से यहाँ पे अपने शब्दों को बताती है, वो हमें यहाँ पे देखना है। सबसे पहले यहाँ पे पढ़ते चलो क्या लिखा गया है। हाँ, मैं आशा करता हूँ कि आपको, या मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये जो मैंने लिखा है वो आपको प्रॉपर समझ आ रहा होगा। अगर आपको ये चीज़ ढंग से नहीं दिखाई दे रही है तो आपके पास जो भी जनरल नॉलेज की सिंपल से सिंपल जो बुक है उसको पकड़ लो, उसका पॉलिटिकल साइंस वाला टॉपिक निकालो। पहला पेज जो आप निकालोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा प्रस्तावना। यहाँ पे जो चीज़ लिखी है वही आपकी बुक में लिखी गई होगी। क्लियर है? प्रीएम्बल, प्रस्तावना हर किसी बुक में एक ही है। ठीक है, आप उसको पकड़ लो अगर आपको यहाँ पे चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है। मैं बोलता चलूंगा, वैसे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। आ जाओ जी। बोला गया हम भारत के लोग, अपनी बात करी जा रही है, ये संविधान सभा के लोग बोल रहे हैं। बोला हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समक्ष नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, फिर से कोमा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को ऐतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। क्लियर है? शब्द पड़ी चीजें। अब जी देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, जब फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को कोई पढ़ता है ना, उसको चुपचाप बंद करता है, आगे आगे मूव कर जाता है। क्यों भाई? इतने टिपिकल शब्द है ना यहाँ पे लिखे गए हैं, वो समझ नहीं आते कि क्या है ये, वो ही हमने यहाँ पे क्लियर करना है। देखो यहाँ पे जो आपके पास पहला शब्द है वो क्या है? प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न, इस टर्म को आप पकड़ लो और इसको देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंट। सिंपल सा शब्दों में आपको समझा रहा हूं। सेल्फ डिपेंडेंट मतलब कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। क्लियर है? कि मतलब अपने डिसीजंस खुद लेने हैं, वही आपके पास क्या है? प्रभुत्व संपन्न। हुआ क्या? देखो हमारा जो भारत है लगभग 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है। बात क्लियर है ना? तो बोला जाता है जब भारत आजाद हुआ तो उसने एक यहां पे डिसीजन लिया कि अब के बाद हमारे ऊपर किसी की भी जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। यहाँ पे जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, जो भी पॉलिसीज बनाई जाएंगी, जो भी नीतियाँ बनाई जाएंगी, हमें किसके साथ व्यापार करना है, किसके साथ व्यापार नहीं करना है, हमें जो आंतरिक नीतियाँ बनानी है या बाहरी नीतियाँ बनानी है। बाहरी नीतियाँ मतलब विदेशी नीतियाँ, आंतरिक नीतियाँ मतलब इस देश के लिए जो पॉलिसीज बनानी है वो हम तय करेंगे, हम खुद उसका निर्माण करेंगे। कोई भी विदेशी शक्ति इसमें शामिल नहीं की जाएगी। बात क्लियर है ना? वही सेल्फ डिपेंडेंट है। पहले तो क्या था, जो पॉलिसीज बनाई जाती थी उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का हाथ होता था, इंडियन का तो वहां पे कोई रोल ही नहीं था। तो अब भारत डिसाइड कर रहा है भैया कि हमें वो काम बंद करना है, हमें सेल्फ डिपेंडेंट रहना है, अपनी पॉलिसीज अपने डिसीजंस खुद बनाने हैं, हमें ना अमेरिका की सहायता लेनी है ना हमें ब्रिटेन की सहायता लेनी है। वही आपके पास क्या है? प्रभुत्व संपन्न। अब तो दिक्कत नहीं आएगी शब्द में। आगे आ जाओ समाजवादी। समाजवादी जो आपके पास एक शब्द है, इसका अगर मैं अर्थ देखूं तो इसका मतलब होता है कि सभी का विकास। देखो समाजवादी जो एक आपके पास शब्द है वो एक विचारधारा है, और वो विचारधारा किस तरह की है कि बोला गया अगर विकास तो सबका, अगर नहीं तो किसी का भी नहीं। सिंपल से शब्दों में आपको एक और चीज समझाता हूं। जब आप अर्थशास्त्र पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, वहां पे आप 3 शब्द देखते हो। एक आपके पास होता है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, एक होता है आपके पास समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक आपके पास होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पे वही आपके पास यहाँ पे शब्द है और उसका भी वही अर्थ है और यहाँ पे वही अर्थ है। मतलब जहां पे पूंजीवाद अर्थव्यवस्था होती है, पूंजी का मतलब होता है कि वहां पे प्राइवेटाइजेशंस बहुत ज्यादा होती है। अगर समाजवादी की बात करो तो वहां यहाँ पे गवर्नमेंटाइजेशंस बड़ी होती है। मतलब क्या कि यहाँ पे जो कामकाज होगा पूरे देश की जनता को देख के यहाँ पे पॉलिसीज बनाई जाएंगी और उनकी भलाई के लिए ये पूरे काम किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि किसी को अलग थलग करना, सबको साथ में लेके हम आगे बढ़ेंगे। ये आपके पास विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा। क्लियर है ये चीजें? आपने थोड़ा सा याद रखना है। अगर भारत की अर्थव्यवस्था के बाद से आपको क्वेश्चन पूछा जाए ना, वो कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर हम संविधान की प्रस्तावना में देखें कि कौन सा शब्द यूज हुआ है, वो आपके पास है समाजवादी। क्या नाम है? समाजवादी या समाजवाद। क्लियर है? हाँ, तो नेक्स्ट आ जाओ नंबर 3, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है ना, मैं सिंपल से शब्दों में आपको इसको भी क्लियर करवाता हूं। इसका अर्थ क्या है कि मतलब सभी धर्मों के लिए इक्वल राइट्स, जितने भी यहाँ पे रिलीजन्स हैं ना, क्लियर है, उनके लिए बराबर के राइट्स हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हिंदू लोग ज़्यादा हैं इंडिया में तो यहाँ पे हिंदुओं को ज़्यादा राइट्स हैं। यही तो इंडिया की सबसे ज़्यादा खासियत है ना, कि मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे हिंदू हैं। लगभग 82% के आसपास आपके पास जो है वो हिंदू पॉपुलेशंस हैं, और जो कम्युनिटीज़ अलग अलग हैं, जैसे ईसाई, उसके बाद पार्शियन, उसके बाद बुद्धिस्ट की बात करूँ, जैन की बात करूँ, मुस्लिम्स की बात करूँ, वो आपके पास अलग अलग हैं। फिर भी यहाँ पे बराबर के राइट्स रखे गए हैं हर किसी धर्म के लिए। तो वही हमें क्या समझाता है? पंथ निरपेक्ष। क्या बोल जाता है? पंथ निरपेक्ष। आप इसको ऐसे पढ़ना, पथ
पथ समझते हो ना, एक रास्ता, सबके लिए बराबर का रास्ता है, किसी को भी यहाँ पे महत्व नहीं दिया गया है। इसीलिए बोला जाता है भारत का कोई धर्म नहीं है। मान सकते हो मेरी बात? क्या बोला जा रहा है कि पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष एक ऐसा शब्द है जो कि सभी धर्मों को बराबर का एक अधिकार देता है। तो ये आपको समझ आ चुका होगा, क्लियर है? हाँ, तो नेक्स्ट की बात करें, लोकतंत्रात्मक, इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन जो यहाँ पे शब्द हैं इनका अर्थ थोड़ा सा परेशान कर देता है कि भाई क्या अर्थ होगा इसका। देखो, जब यहाँ पे लोकतंत्रात्मक लिखा गया है ना, इसके आप दो पार्ट्स कर दो। लोक का मतलब होता है लोग, बोलते हैं ना लोक, क्लियर है? अपनी आम भाषा में बोलते हैं ना लोक, हाँ, तो वही ये बोला गया लोग। लोगों को यहाँ पे क्या बोला जाता है? लोग। तंत्र का मतलब होता है राज्य, लोगों का राज्य, क्लियर है? देखो यहाँ पे क्या है बोला गया, ये लोगों का एक आपके पास क्या है? तंत्र है, जनता का आपके पास ये तंत्र है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। मेरी बात क्लियर है? मतलब या इसका अगर आपको बढ़िया से अर्थ समझना होगा तो देखो क्या है ये कि यहाँ पे जो भी सरकार बनती है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? आम जनता के ऊपर, हम लोगों के ऊपर ये डिपेंड करती है। अगर हम चाहें ना तो बीजेपी सत्ता में आएगी, अगर हम चाहेंगे तो कांग्रेस सत्ता में आएगी, अगर हम चाहेंगे तो दोनों आपके पास क्या है, यहाँ पे सरकार नहीं बना पाएंगे और एक गठबंधन की सरकार बनानी पड़ती है। तो भैया ये क्या है? ये लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है भारत में। बात समझ आ रही है ना? कि मतलब यहाँ पे जो शक्ति है इस पूरे देश में, जो पावर है वो किसके हाथों में है? भारत के लोगों के हाथों में है। यहाँ के जो अधिकारी हैं, अधिकारियों का यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे रोल नहीं है। अगर हम बात करें तो यहाँ की जो जनता है, जनता के पास जितनी यहाँ पे पावर्स दी गई है उतना आपके पास जो यहाँ के अधिकारी हैं उनके पास नहीं है। मतलब यहाँ पे जो भी अधिकारी हैं वो किसके एक तरह से पुतले हैं या किसके द्वारा चुने गए हैं? वो हम लोगों के द्वारा। तो हम लोगों का वो एक तंत्र है। यहाँ पे जो एक सरकार बन रही है ना भैया, वो कौन बना रहे हैं? हम लोग बना रहे हैं। तो हम लोगों में से ही तो वहां पे जाके सरकार बना रहे हैं। तो वो लोगों का एक तंत्र है। मैं समझता हूं ये आपको टॉपिक समझ आ चुका होगा। तो ये आपके पास अर्थ होता है लोकतंत्र का या फिर आपके पास लोकतंत्रात्मक का। नेक्स्ट आ जाओ गणराज्य। गणराज्य, इसको मैं दो हिस्सों में बांटता हूं। गणराज्य भी बोल सकता हूं या फिर इसको गणतंत्र भी बोल सकता हूं। गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब क्या होता है ना कि यहाँ की जो आपके पास हाईएस्ट पोस्ट है वो वंशानुगत नहीं है। वंशानुगत का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ की हाईएस्ट पोस्ट पे बैठा हूँ। हाईएस्ट पोस्ट कौन है इंडिया की? देखो, अगर मैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करूँ तो बोल जाता है इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशनली हेड हैं या संवैधानिक अध्यक्ष हैं वो आपके पास होते हैं राष्ट्रपति। और अगर मैं भारत के वास्तविक अध्यक्ष की बात करूं तो वो आपके पास कौन है, या वास्तविक मुखिया की बात करूं तो वो आपके पास कौन है? प्रधानमंत्री। मान लो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की जगह पे मैं वहां पे बैठा हूं, तो बोला जाता है कि वंशानुगत ये यहाँ की जो दो हाईएस्ट पोस्टें हैं, जो यहाँ की पोस्टें हाईएस्ट पोस्टें या जो उच्च पद हैं वो वंशानुगत नहीं होंगे। वंशानुगत का मतलब क्या? अगर मैं प्रधानमंत्री हूँ तो ऐसा नहीं कि आने वाले समय में मेरे मरने के बाद या मेरे कार्यकाल पूरे होने के बाद मेरा बेटा ही आगे प्रधानमंत्री बने, ऐसा नहीं है। उसी चीज़ को बोल जाता है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या है कि ऐसा देश जहाँ पे जो हायर पोस्ट हैं वो लोगों के द्वारा ही भरी जाएं। लोगों के द्वारा ही भरी जाती है ना। प्रधानमंत्री किसके द्वारा बनाए जाते हैं? लोगों के द्वारा। राष्ट्रपति किसके द्वारा बनाए जाते हैं? लोगों के द्वारा। ऐसा तो नहीं है भाई राष्ट्रपति ऐसे ही बीच से कोई खड़ा हो जा रहा है, भाई मैं राष्ट्रपति हूं और उसने पूरे देश के ऊपर अपना शासन करना स्टार्ट कर दिया और बोलता है कि नहीं भाई मेरे जाने के बाद मेरा बेटा यहाँ पे राष्ट्रपति होगा। ऐसा नहीं है। वही आपके पास क्या कहलाता है? गणराज्य या फिर गणतंत्र। अब इतनी चीजें क्लियर है ना? तो इंपॉर्टेंट क्या है? देखो, बोला जाता है पेपर में लगातार आपसे क्वेश्चंस क्या बनता है, बोला जाता है कि
आपके पास कुछ 3 से 4 शब्द दिए जाएंगे, बोला जाएगा इनमें से कौन सा शब्द जो है वो प्रस्तावना में नहीं दिया गया है। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और एक पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, 5 शब्द तो आपके सामने ही हैं। एक तरह से यही आपके पास एक उद्देश्यों को दर्शाते हैं। क्लियर है कि हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है कि हम भारत को एक उन्नत और एक विकसित देश बनाना चाहते हैं, वो हमारा उद्देश्य है। इसीलिए हमारी प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्देशिका। या फिर एक और क्वेश्चन पूछा है, संविधान की कुंजी किसको कहा गया है? यही है वो कुंजी। कुंजी क्या होती है? पॉकेट हुक। देखो क्या होता था लोअर क्लासेस में, किस किसने यूज करी पॉकेट हुक? मतलब कि एक छोटी सी है ना, एक सॉल्यूशन जेब में डाल के चलते थे ना पेपर टाइम में, वही एक तरह से वही एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। तो वही है संविधान की कुंजी किसको कहा गया? प्रस्तावना। उद्देशिका भी इसको ही कहा गया है। अब आ जाओ नेक्स्ट। बोला गया ये याद रखना, नंबर 1 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। पेपर में क्वेश्चन क्या पूछता है? बोलता है प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्यायों की बात करी गई है। देखो यहां पे कितने प्रकार की न्याय की बात करी गई है? एक सामाजिक न्याय, नंबर 2 पे एक आर्थिक न्याय, नंबर 3 पे राजनीतिक न्याय। ये भी पेपर में लगातार क्वेश्चन बना है भैया। क्या बोल जाता है? प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात करी है? वो है 3। अगर ऐसा क्वेश्चन ना बने तो बोल जाता है इनमें से कौन सी यहाँ पे इनमें से कौन सा जो न्याय है वो हमारी प्रस्तावना में नहीं दिया गया है। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे ऐसे भी लिख दिया जाता है धार्मिक न्याय, धार्मिक न्याय ऐसे भी लिख दिया जाता है। तो आपने याद रखना है धार्मिक न्याय हमारी प्रस्तावना का शब्द नहीं है। तो यही क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आ जाओ। बोला गया विचार, विचार समझते हो ना अपने थॉट्स, है ना? विचारों की बात करी जा रही है। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि जो हमारे विचार है ना उनको एक्सप्रेस करना। क्लियर है? उनको सामने रखना, विचारों को सामने रखना ही आपके पास क्या कहलाता है? अभिव्यक्ति। अंग्रेजी में इसको बोल जाता है एक्सप्रेशन। विश्वास, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता हमारी प्रस्तावना में रखी है। अगर आपसे पूछा जाए हमें हमारी प्रस्तावना में कितनी तरह की स्वतंत्रता दी गई है या कितनी तरह स्वतंत्रता की बात करी गई है? 5 तरह की। और न्याय कितने थे? 3। ये इंपॉर्टेंट है भैया, एक एक चीज पेपर में पूछी जाती है। यही टॉपिक हमें बार बार परेशान करता है, पढ़ना पड़ेगा। एक बार बढ़िया से लिख लो तभी समझ आ जाएगा। देखो जी, विचार सबको पता चल गया क्या होते हैं। विचार तो सबको पता है ना, जो आपके दिमाग में इस टाइम चल रही चीजें वही विचार है। अभिव्यक्ति, अब आप उनको किसी के सामने रख रहे हो, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। विश्वास, विश्वास की स्वतंत्रता है। उसके बाद धर्म, धर्म मतलब कि आप हिंदू धर्म अपनाओ, मुस्लिम धर्म अपनाओ, जैन धर्म अपनाओ, वो भी आपकी स्वतंत्रता है। किसी के ऊपर यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है। कोई किसी को पूछ नहीं सकता है भाई कि आप हिंदू धर्म में क्यों हो, या किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। उपासना, उपासना का मतलब होता है कि आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर सकते हो, आप उस चीज के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो। तो कितने तरह की स्वतंत्रता की बात हुई है? 5। ये भी पेपर में लगातार क्वेश्चंस बना है। अब प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समता का मतलब होता है इक्वालिटी। यहाँ पे समता लिखता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस चीज को समता लिखता है, पर इसका मतलब होता है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? समानता। तो यहाँ पे समानता की बात करी है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अवसर का मतलब समझते हैं ना? अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई जैसे हमारे देश में एक जातिवाद है, SC, ST, OBC, उसके बाद आपके पास जनरल। ऐसा नहीं भाई जनरल के लोग हैं तो जनरल के लोगों के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स हैं। सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी है। वही हमारा जो प्रियम्बल है वो हमें दिखाता है। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। कितनी तरह की यहाँ पे समानता की बात करी? 2। प्रतिष्ठा, अवसर प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की महत्वता। क्लियर है? और राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता, एकता समझते हैं ना? यूनिटी। अखंडता, अखंडता का मतलब होता है कि मतलब वो टूटे ना। क्लियर है? सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949। ऐसा क्यों लिखा गया? बोला आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद, एतद का मतलब होता है खुद के द्वारा, खुद के द्वारा। ये खुद कौन थे? ये लोग संविधान सभा के लोग हैं, ये सारे के सारे। कितने मेंबर्स थे? अभी पूछा था मैंने आपसे क्वेश्चन,
कितने मेंबर थे टोटल? 389। नीचे लिखो जरा, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी से कितने थे, प्लस जो भारतीय रियासत थी उनसे कितने थे, प्लस जो आपके पास एक चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे उनमें से कितने थे। लिखो नीचे जल्दी। तो बोला कि खुद के द्वारा इस संविधान को अंगीकृत का मतलब होता है अडॉप्ट किया जाता है, अपनाया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है, तथा अधिनियमित का मतलब इसको कुछ हद तक लागू किया जाता है। देखो, अगर मैं संविधान को उस प्रोस्पेक्टिव से पढ़ूं कि नहीं हमें एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज की तैयारी करनी है, तब ये चीज हमें दिखती है। अधिनियमित का मतलब क्या है? बोला जाता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे पूरी तरह से जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। पर बोला जाता है कि यहाँ पे 16 अनुच्छेद ऐसे थे जिनको 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। मतलब कि छोटा सा एक हिस्सा हमारे संविधान का 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दिया गया था। और यहाँ पे क्या लिखा गया था? आत्म अर्पित करते हैं। अब मैं समझ सकता हूं कि आपको ये पूरा टॉपिक बढ़िया से समझ आ चुका है। क्लियर है? हाँ जी। और भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको समझाता हूं। देखना, देखो हुआ क्या, हम भारत के लोग अगर पूरे भारत में देखें, जो पावर्स है किसके हाथों में? ना प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है, ना प्रेसिडेंट के हाथ में है। यहाँ पे पावर किसके हाथ में है? हम भारत के लोग, हम ही सब कुछ हैं यहाँ पे। हम चाहेंगे तो सरकार बनेगी, फिर जाके संविधान का वो उपयोग करेगी। सिंपल सी कहानी है ना, है ना? तो ये चीजें आपको बिल्कुल समझ आ चुकी होंगी। भारत को, और वो जो संविधान के लोग हैं ना, वो क्या चाहते हैं? भारत को एक ऐसा बनाना चाहते हैं जो कि खुद डिपेंडेंट हो, वो खुद अपनी पॉलिसीज बनाए, प्लस सबके विकास के लिए सोचे, प्लस पंथ निरपेक्ष हो, किसी भी धर्म को खास दर्जा ना दे, सबको बराबर में लेके चले, और यहाँ पे जो सरकार बने वो लोकतंत्र से बने, और गणराज्य मतलब यहाँ के जो हाईएस्ट पोस्ट हैं वो भी चुन के आए। जैसे ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन में आपके पास क्या होता है, जो वहाँ के प्रेसिडेंट रहते हैं या वहाँ के जो हेड हैं वो आपके पास वंशानुगत चलते हैं, तभी वहाँ पे क्या चलता है? राजा महारानी। तो वही है, पर भारत में ऐसा नहीं है। गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समक्ष नागरिकों को किस तरह की आपके पास न्याय दिए गए? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी है, और यहाँ पे एकता अखंडता की बात भी हुई है। आप याद रखना, बार बार मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चंस क्या बनते हैं, कुछ शब्द यहाँ से एज इट इज डिट्टो उठा के डाल दी जाती हैं और बोलते हैं कि भैया बताओ कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो प्रस्तावना में नहीं दिया गया है। चीजें क्लियर है? अब आ जाओ थोड़ा सा काम की बात, और काम की बात। देखो जी, ये प्रस्तावना थी। अब टाइम टू टाइम, समय पे क्या हुआ प्रस्तावना में, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में केस चले। क्लियर है? इस टॉपिक के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में केस चले, और उसमें से आपके पास एक जो इंपॉर्टेंट केस है वो है 1960 का बेरूवाड़ी यूनियन वाद। लिख लेना, बेरूवाड़ी यूनियन वाद, या आप सर्च कर लेना, अपनी बुक में देखना, आपको मिल जाएगा बेरूवाड़ी यूनियन वाद। तो इस बेरूवाड़ी यूनियन वाद में क्या बात हुई सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। बोला गया, पहले क्या बोला गया कि ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग नहीं है। बाद में कुछ टाइम बीत जाता है और एक और केस चलता है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, और बोला क्या जाता है, वो जो केस था वो था केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद, है ना, केशवानंद भारतीवाद। और इस केस की मैं अगर बात करूं तो ये आपके पास दिखा था 1973 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो प्रियम्बल प्रस्तावना है वो संविधान का ही एक पार्ट है। पेपर में बहुत बार क्वेश्चंस क्या बनता है भैया कि प्रस्तावना संविधान का पार्ट है, ये कौन से बात में बात हुई है, कौन से जो केस है उसमें बात हुई है। केशवानंद भारती केस 1973 में ये बात हुई है, पहले ये नहीं था। क्लियर है? क्योंकि ये पता क्यों हो रहा था ऐसी चीजें, लोग क्या चाहते थे कि इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते थे, इसमें अमेंडमेंट करना चाहते थे, इसमें संशोधन करना चाहते थे। देखा है ना हमने एक संशोधन शब्द हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में देखा है। संशोधन का मतलब क्या होता है?
संशोधन का मतलब होता है अगर हमें जो हमारी एक कानून की पुस्तक है जिसको हम संविधान बोलते हैं, अगर हमें उसमें कोई बदलाव करना हो, कोई वहाँ से कानून को हटाना हो या नया वहाँ पे रखना हो, तो उस चीज़ को बोला जाता है संशोधन। तो वही था कि यहाँ पे संशोधन करने के लिए, कुछ चीज़ों को बदलाव करने के लिए प्रस्तावना में ये दिक्कतें आ रही थी। अब बदलाव करना था भैया, अब पहले तो दिक्कत ये आई कि भैया प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, क्योंकि संविधान में ही तो संशोधन हो सकता है और कहाँ पे, अगर ये संविधान का अंग ही नहीं होगा तो इसमें संशोधन कहाँ से होगा। तो वही बात थी। पर जब ऐसा बोल दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने कि ये संविधान का अंग है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट काम हुआ। वो क्या हुआ? 42 अमेंडमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, 42वां संविधान संशोधन या 42 अमेंडमेंट या जिसको आप संविधान संशोधन बोलते हो, 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ। इस टाइम हमारे संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे और ये पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। वो जो शब्द थे आपके पास क्या क्या थे? नंबर 1 पंथ निरपेक्ष। क्या था? पंथ निरपेक्ष। पढ़ा ना अभी आपने ऊपर, निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? सभी धर्मों के लिए बराबर के राइट्स। नंबर 2 पे समाजवाद या समाजवादी। नंबर 3 पे आपके पास जो इंपॉर्टेंट या थर्ड शब्द आया यहाँ पे वो था अखंडता। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे आपके पास क्वेश्चंस हैं, आपको ये बढ़िया से तैयार करने हैं। उसके बाद मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप कभी भी इस टॉपिक्स में से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। क्लियर है? मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, अब आप उनके आंसर नीचे कमेंट सेक्शंस में दोगे, तभी मैं समझ पाऊंगा कि आपको ये टॉपिक कितना समझ आया। पहली बात, मेरे को आपने यहाँ पे बताना है कि जो हमारा प्रियम्बल प्रस्तावना है उसको और किस किस नाम से जाना जाता है। नंबर 2 जो मेरा क्वेश्चन है, नंबर 2 आपसे क्वेश्चन है कि यहाँ पे कितने प्रकार की न्यायों की बात करी है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी है, कितनी प्रकार की समानता की बात करी है, वो सारी चीज़ें नीचे लिख के दो। आज के लिए काफ़ी है। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो आप इसको ज़रूर शेयर करें, और जो स्टूडेंट पहले फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, इसके माध्यम से आप अपनी स्टडी को बेहतरीन बना सकते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको एक वीडियो लेक्चर्स मिल जाएगा, उसको देख के आप समझ सकते हो कि नहीं आपको कैसे ज्वाइन करना है। अगर आपको ये भी समझ नहीं जाता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं एक अच्छे लेक्चर्स के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।